आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जैसे हम कह रहे हैं, जैसे यदि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, आपने आज तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार का विरोध क्यों नहीं किया? उसको इस बारे में जानकारी क्यों नहीं है? केंद्र सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार हम नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार वो जो कुदरती व्यवहार है, उस व्यवहार का जो कुदरती व्यवहार है, और कुदरती ये नाम है, जो कुदरती नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। हाँ, ऐसा धन रूपी करेंसी ये पूर्वाग्रह साबित कर रही है। और जब भी केंद्र सरकार को तो इसको जानकारी हमारी देने की ज़रूरत क्या है। ये तो जब कॉमनवेल्थ के अंदर जो भी ठहराव हुए हैं, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब केंद्र सरकार को ये खुद ही मालूम है कि हम किसके अधीन हैं, क्योंकि ये तो 1820 पार्टनरशिप चल रहा है ना इनका, तो जब इनको कहने की क्या ज़रूरत है। और ये तो धन रूपी करेंसी और ये प्रोमिसरी, ये जब मतलब गोलमेज परिषद के अंदर जिस दिन गांधी और इरविन के गोल करार हुआ था, जब से मतलब आज से नहीं, ये तो वर्षों से चलता आ रहा है। और इन लोगों को तो मालूम है ना, हमारे को कहने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये तो सरकार के बीच में जो ठहराव हुए हैं वो तो सभी ये लोग खुद ही जानते हैं ना। इसमें कहने की क्या जरूरत है। किसी को कोई ये कह करके और किसी को याद दिलाने की कोई ऐसा कोई व्यवहार नहीं। ये व्यवहार तो आदि और अनादि काल से चलता आ रहा है। हाँ, एक आपकी ये बात है कि आप कह रहे हैं कि हमारी जो नीच है वो खत्म हो गई है, तो आप ये बताइए कि जो नीच है वो किसके साथ होती है और कब? जब भी कोई भी कंट्री किसी भी मतलब अदर कंट्री में अगर कोई कोई कंपनी जाती है, तो इसका एक विश्व लेवल का ऐसा एक जो ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है कि कोई देश, जैसे यहाँ से कोई अमेरिका जाता है या कोई अदर कंट्री अगर हमारे देश में आती है, इंडिया में आती है, तो सबसे पहले इनका जो एक जो ट्रेड यूनियन, जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो मतलब कहाँ से कोई कंपनी जाती है तो कहाँ से उसका मतलब अथॉरिटी लेनी पड़ती है। तो इसका सारा पूरा मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में से परमिशन लेनी पड़ती है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से ईस्ट इंडिया कंपनी परमिशन लेकर के हमारे देश के अंदर आई थी। हाँ, कि हम इंडिया के अंदर जा रहे हैं, तो वहाँ पे इनका मतलब कॉल करार हुआ था। उसी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जाने के बाद में उसकी सारी शासन व्यवस्थाएं थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लेकर के, और 1858 के अंदर महारानी विक्टोरिया ने ढिंढोरा, ये उसका एविडेंस है, ये ठहराव है। और उसके बाद में 1969 के अंदर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को 99 वर्ष के लीज पे लिया था कि हम भारत देश को मतलब 99 वर्ष की लीज पे, तो ये कॉल करार हुआ, ये LRR, ये एविडेंस है। हाँ, ये एविडेंस है कि मतलब इन्होंने 99 वर्ष के मतलब ये लीज पे लिया था। ये उन्होंने अपने सरकार के साथ में, एक ये बंधारण है, सरकार के साथ में कॉल करार कर रहे हैं कि उस देश की जो गवर्नमेंट है और उसके साथ में हम आपके देश में आ रहे हैं, हम इस धंधा के लिए आ रहे हैं, हम इस इंडिया को 99 वर्ष की लीज पे ले रहे हैं, ऐसा करके मतलब आपस कॉल करार वही लोग कर रहे हैं और वही लिख रहे हैं। ठीक है, ये ओनर के साथ, ओनर का तो सिर्फ व्यवहार है, ये बंधारण है। किसी भी कहीं पे भी जाते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा कि मेरे को जैसे अमेरिका जाना है तो मुझे वीज़ा बनाना है। ठीक है, वीज़ा बनाऊंगा तो व्यवहार में जो उस कुर्सी पे कौन बैठा है तो अधिकारी है ना, लेकिन अधिकारी ही मतलब उसको मतलब पासपोर्ट को बनाएगा और मेरे को उस देश में भेजेगा। तो मैं उस सरकार के साथ में जो भी कुछ वहाँ का जो कानून है, कायदा है, नियम है, मैं कितने साल तक वहाँ रहूँगा, ऐसा करके अगर मेरा वीज़ा वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, कॉल करार पूरी हो जाएगी, ठीक है, तो उसके साथ में मेरी लैंडिंग परमिट भी होगी, उसके साथ में मेरा 5 फोटो भी लगा हुआ होगा। ठीक है, तो 5 फोटो, या जैसे कोई घूमने आता है, प्रवास पे आता है, ठीक है, तो उसको 10 दिवस की लैंडिंग परमिट होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे देश के अंदर ये 99 वर्ष की लीज पे इंडिया को लिया था, वही कॉल करार उनका पूरा हो गया। तो अब उनका पूरा हो जाता है तो सब खुशी थी, अपन को अपने पूरे खुद के देश में चले जाना चाहिए। तो सर ये पॉइंट यहीं पे आ रहा है कि इनका लीज से पूरी हो चुकी है जी, तो अभी ये लोग जा क्यों नहीं रहे हैं और जाएंगे किसे? देखो, जब आए, अब ये जाए, ये तो जाए ये नहीं जाए, ये तो उनको सोचना है। ठीक है, कि हम यहाँ पे रहेंगे, इसलिए तो आपको इमिग्रेशन एक्ट आपको मतलब
लागू हुआ है ना। हाँ, क्योंकि आपको ये सारा क्यों लागू हुआ, क्योंकि आप मतलब इस देश में अब आपकी 99 वर्ष की लीज पट्टा आपका पूरा हो चुका है, इसलिए आपको उन्होंने पहले से इनको मालूम था, इसलिए उन्होंने 5-5 वर्ष वाली सिलेक्शन से मतलब जो सरकार यानी ये 5-5 वर्ष की लीज है, वो लीज तो खत्म हो गई और अब 5-5 वर्ष की लीज ले रहे हैं हमारे से। इसलिए इनका ये कहना है कि 40% है जो वोटिंग होती है, 100% जो वोटिंग होती है, उस वोटिंग में 40% वोट आदिवासी का होना चाहिए और 40% वोट अगर आदिवासी का नहीं होगी तो कॉमनवेल्थ ये समझेगी कि वहाँ की इंडिया की जो मूल नेटिव है या वहाँ की सरकार है वो इस गवर्नमेंट को लोकशाही के ऊपर नाराज है। इसलिए इलेक्शन सिलेक्शन है ये इसको खत्म किया जाए, यानी लोकतंत्र को खत्म किया जाए। इसलिए ये मतलब हमारे को जब भी मतलब 5 साल पूरी होती है और इलेक्शन आते हैं, तब हमारे को कई प्रकार की लालच दे करके, दारू पिला करके, पैसा दे करके और वोटिंग करवाते हैं, फ्री साधन भेजते हैं गांव के अंदर, और नहीं चल सकता उसको भी हाथ से उठा करके और जोड़ी में डाल के भी मतलब उसको वहाँ पे वोटिंग कराने के लिए ले जाते हैं। उसके पीछे उनका ये बहुत बड़ा रहस्य है। जरा एक बात आपसे पूछनी थी कि जैसे ये अभी क्या कहते हैं, जैसे मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है, जिसको हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो एक आपको बताया, बात करी थी मैंने, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत ये पूरे आकाश में केमिकल से कर रहे हैं लोग, मौसम परिवर्तन कर रहे हैं, जिससे बिन मौसम बारिश हो रही है, अपन सोच रहे हैं कुदरत कर रही है, नहीं, ये देखिए सबूत है हमारे पास में, ये पूरा केमिकल हो रहा है, इसके थ्रू ही हो रहा है। तो अभी ये सांस तो एक नॉर्मल इंसान भी ले रहा है, तो अपन ऐसी बारिश का कुटुंब परिवार के लोग भी ले रहे हैं, और फसलें भी हमारी बर्बाद हो रही है, और ये सब कुछ हमारा बर्बाद हो रहा है, तो क्या हम रोक नहीं सकते क्या इसको? देखो सर, अभी ये जो हमारे ये जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मतलब है हमारे ये क्वेश्चन है वो दस्तावेज एविडेंस डॉक्यूमेंट से बाहर का है। क्लाइमेट के बाबत में मतलब जो कौन क्या कर रहा है, इसको डिसमिस कौन कर रहा है, इस बाबत में इस गणित का हमारे डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के अंदर ये दस्तावेज का जवाब नहीं है। इसलिए हम जो दस्तावेज के बाहर की बात करने में असक्तिमान है। जी ना, तो यदि अपन इसको चाहें, जैसे अभी आप देख रहे हो जी, ये कोई मौसम वो नहीं है, हाँ, तो इसलिए हमारे पास सबूत भी है कि जी, इसका सबका वो है, ये बोलते हैं वीडियोस होगा, ये वो भी है, क्या बोलते हैं, पेटेंट नंबर भी। अच्छा, तो हमारे क्षेत्र में कर रहे हैं ये लोग, हमारा इलाका है ये सारा, ऐसी बात का पूरा क्षेत्र है, तो हमारे इलाके में कर रहे हैं, तो हमारी फसलें भी खराब हो रही है, हमारे लोग भी खराब है, हमारे लोग भी बर्बाद हो रहे हैं, फसलें सब कुछ हो रहा है। तो क्या हम ऐसी बात कुटुंब परिवार की तरफ से कुछ इनको नोटिस नहीं कर सकते क्या? देखो, हमारा भी जो सारा सिस्टम बना हुआ है जी कि हम यहाँ पे जो आदिम जाति आदिवासी जो गांव या तहसील या डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हम आरती बेटा करके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार इंडिया नॉन जुडिशियल व्यवहार है, उस व्यवहार के बाबत में कि हमारे ये जो विश्व शांति का जो व्यवहार है या पैगाम है, उसको हम मतलब जो व्यवहार की जानकारी देते हैं। लेकिन हमारे ऊपर भी अपना जो ये जो रजिस्ट्रेशन बोर्ड कैंसिलेशन समिति जो है अपना आदिम जाति आदिवासी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का जो बोर्ड है, ये जो बोर्ड को पावर है, ये बोर्ड को पावर है, क्योंकि बोर्ड को ये जो भी कुछ आप जो कह रहे हो ये बोर्ड की पावर की मतलब लेवल की बात है, इसमें मतलब हम मतलब उसको वो नहीं कर सकते। जी जी, अच्छा मैं बता रहा हूँ, अब जो ये जो CA और NRC जो लागू करने वाले हैं, तो इससे हम लोग को क्या प्रभाव पड़ेगा, या हमारे लोगों को किससे से बच इससे देखो कि इससे बचने के लिए तो हमारे पास में एक जो पहली बात तो जो क्या बोला आपने, CA और NRC NRC का सबसे पहले तो NRC यानी इसका जो मीनिंग अर्थ क्या है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है। तो NRC शब्द आदिवासी को लागू नहीं पड़ता है, क्योंकि हम रजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड के मतलब उसकी एक्ट के अंदर हम नहीं आते हैं, और ये एक्ट हमको लागू नहीं पड़ता है। और ये एक्ट जो बना है वो बाहर से आए हुए नागरिकों के लिए, रिपब्लिक के लिए और लोकशाही को लागू पड़ता है। ये NRC से हमारा इसके साथ में कोई संबंध नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जब हमारे घर पे आएंगे, कोई भी सर्वे वाले आएंगे, तो उनके साथ में हम अगर डिस्कस नहीं करना आता है कि अगर जैसे NRC वाले जो आएंगे तो हमारे गांव के मास्टर या जो आंगनवाड़ी के जो कोई कार्यकर्ता होंगे वो आएंगे, कोई ऐसे कोई बड़े अधिकारी तो कोई आते नहीं हैं, कलेक्टर या तहसीलदार या कोई मतलब दूसरे लोग तो कोई आते नहीं, छोटे लेवल के लोग आते हैं, और वही हमारे गांव के और हमारे मास्टर लोग आते हैं, और उनको
हम आते हैं तो हम क्या उनके साथ में एक व्यवहार के आधार से हम कोई उनको बात नहीं कर सकते, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं बात करेंगे तो एक दिन हमारा ही भाई हमारे को ही मतलब एक है उस मौत को घाट उतार देगा, मौत को घाट उतार देगा, क्योंकि एनआरसी के अंदर गिनती हो गई तो हमको किसकी गिनती में गिना गया, उसकी काफिले के अंदर, उसके टोले के अंदर, ठीक है, उसके समाज के अंदर, उसके व्यवहार में हम गए तो हम यहाँ के मूल नेटिव होते हुए, मूल निवासी होते हुए, हम इस देश के मूल मालिक होते हुए हमारी वारसाई हक नष्ट हो जाएगी और हम एक एनआरसी के एक्ट में चले जाएंगे। और एनआरसी का जब ये सारी गिनती हो करके और यहाँ से कलेक्टर के पास में जाएगी, कलेक्टर उसको मतलब राज्य लेवल पे भेजेगा और राज्य लेवल से फिर मतलब ये केंद्र लेवल पे जाएगी और केंद्र लेवल से ये कॉमनवेल्थ में जाएगी और कॉमनवेल्थ से उधर ऑर्डर होगा, वापस ऑर्डर होगा कि जो भी ये एनआरसी जो की है और जिसका नाम गया है उनको यहाँ से देश खाली करो। तो उस वक्त में मतलब मिलिट्री का मतलब जो ये क्या बोलते हैं उसको, कौन सा एक्ट बोलते हैं, वो जो मिलिट्री शासन लागू होगा, उस वक्त में हमारी कोई नहीं सुनेगा। उससे पहले हमारे को जो हमारे घर पे आते हैं तो उनको ये बोलना है कि आप कौन हो, तो वो बोलेंगे कि हम मतलब एनआरसी के सर्वे करने वाले हैं। तो उनको ये बोलो कि एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है, कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, कि रजिस्टर एक्ट किसके लिए बना है, रजिस्ट्रेशन किसको करना पड़ता है, जो देश छोड़ करके दूसरे देश में जा करके बसता है उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। हम हमारे घर में ही बैठे हैं, इसलिए अगर आप आपके घर में बैठे हो तो आपको क्या चीज रजिस्ट्रेशन किसका, क्योंकि अपन आएंगे अपने घर में, अपने दरवाजे में अगर कोई घुसता है, अपने घर में कोई आता है तो उसको अपन बोलते हैं कि कौन कौन लोग आए हैं, ठीक है, मेहमान तरीके कोई आता है कि नहीं आता है, तो उसका अपन नाम लिखते हैं ना कि भाई नहीं भी लिखते हैं तो हम हमारी नज़रों में तो रखते हैं ना कि ये तो सब मतलब मेहमान, इतने लोग मेहमान आए, ठीक है। तो इसी तरह से जो भी आए और उनका आज 1 का करोड़ हो गए, ठीक है, अरब हो गए, ठीक है, तो उन लोगों का ये रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का ये रूल्स उनको लागू पड़ रहा है, उनके लिए ये एक्ट बनाया गया है। हमारे को एनआरसी लागू नहीं पड़ती है। और सीसीए अमेंडमेंट क्या बोलते हैं उसको, क्या है आपका, क्या सीएए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजन शब्द आदिवासी को लागू नहीं पड़ता, अमेंडमेंट एक्ट है ये, एक्ट एंड इफेक्ट है। जो देश छोड़ करके अदर कंट्री से हमारे देश में आए उनको एक्ट एंड इफेक्ट उनको लगता है। हाँ, ये हमारे को ये दोनों, ये हमारे ऊपर दोनों लागू नहीं होता, एनआरसी भी लागू नहीं पड़ती है और ये सीएए ये भी हमको लागू नहीं पड़ता है। हाँ, क्योंकि सिटीजन शब्द हमको लागू ही नहीं पड़ता। सिटीजन तो किसको बोलते हैं, सिटीजन यानी कि हिंदी में उसको नागरिक बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड सिटीजन। तो सिटीजन नागरिक जिसको बोलते हैं कि अपना खुद का देश छोड़ करके पराये देश में जाकर के वसवाट करना, बसना, उसका नाम नागरिक। तो हमको नागरिक शब्द हमको लागू नहीं पड़ता, इसलिए हम हमारे खुद के घर में बैठे हैं। इसलिए जो आए हुए हैं उनको ये उनके लिए ये जो एनआरसी है या सीसी है उनके लिए लागू हो रहा है। एक प्रश्न और दादा, अभी जो रिजर्व बैंक में करेंसी चल रही है ना, तो इसको अभी हमेशा के लिए बंद करने कर रहे हैं लोग, डिजिटल करेंसी लाएंगे। डिजिटल करेंसी तो अभी हमको सब 1 किलो नोट देखने नहीं मिलेगा। हाँ, तो इसके बारे में अपन क्या कहें? सर ये तो ऐसा है कि जब भी युग परिवर्तन होता रहा है, जब पहले इस दुनिया के अंदर जब एक ऐसा व्यवहार था जो हम एक क्या बोलते हैं उसका, कैंसरी का व्यवहार चलाते थे कि आपके घर में गेहूं खत्म हो गए हैं तो मेरे घर में गेहूं खत्म हो गए हैं तो आपको मैंने बोला कि मेरे गेहूं घर में खत्म हो गए हैं, आप मुझे गेहूं दे दो, मैं आपको मक्का दे देता हूं। इससे इस तरह से हमारा आदान और प्रदान होता था, बराबर, वस्तु का आदान प्रदान होता था। धीरे धीरे मतलब कई लोग यहाँ पे ऐसा आकर के उन्होंने अपना पैसों का आविष्कार किया, पैसे बनाया। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे मतलब जो अभी उसमें ये क्रोनोलॉजिकल टेबल बोल रहा है कि पहले सोना, चांदी, हीरा, माणिक, मोती और हाथी दांत के, पत्थर के, हाड़का के और मतलब पीतल के, तांबा के पैसे बनाए चले थे। परिवर्तन होता गया, युग परिवर्तन होता गया और अभी प्रेजेंट टाइम में कागजी करेंसी चल रही है और कागजी करेंसी भी अगर चली जाएगी तो क्रिप्टो करेंसी आएगी या और भी कोई मतलब डॉलर जो भी कुछ आएगा। तो ये मतलब क्या बोलते हैं आप, डिजिटल आप क्या बोल रहे थे, डिजिटल करेंसी। तो डिजिटल करेंसी आएगी, सिर्फ हमारे को आंकड़ा देखने को मिलेगा, कागज या नोट या कोई रुपया या पैसा क्या होता है हम देखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो नहीं देखेंगे उस वक्त में मतलब पैसा तो भी मतलब व्यवहार तो सरकार का ना, व्यवहार तो सरकार का ही चलेगा ना। पैसा है वो तो देश का होगा, वो तो कुछ न कुछ उसका तो डिजिटल कोड तो रखेंगे ना, कुछ न कुछ कोड तो रखने में आएगा ना।
तो ये अब जो जो परिवर्तन है, तो ये तो देखो, जिसने भी इस दुनिया को वर्ल्ड लेवल पे जिसने भी ये जुडिशली चलाया है, उस जुडिशल को कैसे खत्म किया जाए, वही मालिक का व्यवहार है। ये मालिक का व्यवहार है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये मालिक का व्यवहार चालू हो रहा है। इसलिए जिन्होंने भी पूरे विश्व की जो प्रॉपर्टी, संपत्ति, धन जो अपने कब्जे में करने का एक जो क्या बोलते हैं उसको प्लानिंग बनाया था, इसलिए अब उस प्लानिंग को मतलब मालिक जो जिसने बनाया है, जुडिशली व्यवस्था बनाई है, उसको ये मालिक का व्यवहार है कि इसको धीरे 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 खत्म हो जाएगा। हाँ, तो फिर मतलब किससे लूटोगे आप? अगर पैसा का लेन देन ही खत्म हो जाएगा, तो आज अपन किसी से जमीन खरीदनी है तो लाख, 2 लाख, 5 लाख, करोड़, 2 लाख दे करके अपन खरीद सकते हैं ना। और फिर धीरे धीरे पैसा ही नहीं होगा, पैसों का व्यवहार ही खत्म हो जाएगा। अभी तो आप तो कह रहे हो कि ये पूरा डिजिटल करेंसी आने वाली है, लेकिन एक दिन तो ये होने वाला है कि करेंसी का नाम ही खत्म हो जाएगा। इसलिए क्योंकि सभी पाप इस करेंसी के पीछे चलता है। एक देना 10 रुपये का नोट देना या 100 रुपये का नोट देना, मैं आपको बताता हूँ। ये 10 रुपये का नोट है। मैं किसी दुकान पे गया और मैंने जो भी 10 रुपये की, मैंने एक बिस्कुट का पैकेट ले लिया, बराबर। अब 10 रुपये का पैकेट, मैं एक बिस्कुट का पैकेट 10 रुपये में आ रहा था, वो मैंने ले लिया। इस नोट को वहीं फाड़ के फेंक देनी चाहिए, तो ये नुकसान कुदरत का नहीं करेगा। लेकिन ये नोट 100 लोगों के पास में जाएगा और 100 लोगों से सारी चीज कलेक्ट करेगी, तो कुदरत का विनाश होगा कि नहीं होगा? इसलिए इन्होंने ये सारी कुदरत का विनाश इस करेंसी के पीछे होता। इसलिए मालिक का व्यवहार आ गया है कि इस करेंसी को ही खत्म कर दो। इसलिए पूंजीपति है वो अब इस कुदरत का हनन और कुदरत का ये जो कुछ भी सोना, चांदी, हीरा, मोनेक, मोती जो भी औखा से दिख रही है, सारी धन संपत्ति, जमीन जायदाद जो कुछ कर रही है, वो सब पैसों के पीछे हो रही है। इसलिए पैसा ही नहीं होगा तो खरीदेगा कहाँ से? खरीदेगा कहाँ से? इसलिए आज किसी के घर पे कोई मेहमान आया है, मैं कहता हूँ बकरा लेके आओ, तो बकरा लेके आए 10,000 वाला, तो ये नहीं होगा तो 10,000 में बकरा 10,000 नहीं होगा, तो ये 10,000 नहीं होगा, तो ये ही करवाता है ना मर्डर, तो ये करवाता है ना। अगर ये नहीं होता तो मर्डर होता है क्या? अगर ये पैसा नहीं होगा, पैसे का व्यवहार का लेन देन खत्म हो जाएगा, तो आप किसी से जमीन खरीद सकते हो, मैं किसी से खरीद सकता हूँ? नहीं खरीद सकते। बस पूरा पाप का ही सफाया, पाप का ही सफाया। इसलिए वो डिजिटली करेंसी आने वाली है और धीरे धीरे ये सब खत्म हो जाएगा। एक दिन डिजिटल भी खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, ये व्यवहार आने। लेकिन होता क्या है कि जब हम एक गाड़ी चलाते हैं और एक गाड़ी हमारी 100 की स्पीड से जा रही है, और 100 की स्पीड को अगर आप अचानक ब्रेक लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगी, गाड़ी 10 पलटी भी खा सकती है। इसलिए ये कुदरत का जो ऐसा मालिक आ गया है कि मालिक ने ये लिखा है कि धरती के ऊपर एक खून का टीपा पड़े बिना विश्व शांति लेके आऊंगा। इसलिए विश्व के अंदर शांति लाना है। वो तो सभी जो भी आए, दादा के अलावा जो भी अवतार आए हैं, जो भी भगवान आए हैं, जो भी देव आए हैं, जो भी सरकार चल रही है, वो तो सब पूरा विश्व का विनाश कर रही है। इसलिए एक ही मालिक ऐसा आया है कि पूरी विश्व के अंदर विनाश से बसाना और विश्व के अंदर शांति लाना, ये चीज बंद होने वाली है। और इसके ऊपर अपना दादा ने तो हमको इतने आज 8 साल या 10 साल पहले हमको बोला था रॉयल सम्मेलन के अंदर कि ये जिस के बैंकों के अंदर पैसा है वो निकाल देना, नहीं तो ऐसा बोलोगे कि दादा ने बोला नहीं तो ये कंपनियों वाले सब मतलब खा पी के भाग जाएंगे। और अभी तो भाई साहब दादा ने तो बताया था और तीसरी साल भी नहीं आई और जितनी भी प्राइवेट कंपनियों ने सब खत्म। तो दादा को पहले मालूम था कि ये होने वाला है, तो करने वाला कोई है तब उसको मालूम है। आखिर में मालिक नहीं होता तो ये जो आने वाला टाइम को उनको कैसे मालूम होता? इसलिए अभी ये जो डिजिटल, ये कागजी से डिजिटल में बदलना है, ठीक है, वो करना है। अब डिजिटल भी खत्म हो जाएगी कुछ टाइम के अंदर, बहुत जल्दी। हाँ, और डिजिटल भी चलेगी तो 2030 से आगे नहीं जाएगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। और ये खत्म हो जाएगी तब पाप का सफाया हो जाएगा। इसके 7 पाप है, ठीक है। ये 10 जनों के पास में जाएगा तो माल कितना खरीदेगा? मैं तो ये कहता हूँ, दादा भी हमको दादा ने ये समझाया कि ये जो इसका 10 रुपये की वस्तु है वो तो आपने ले ली, तो इसको वहाँ पे खत्म कर दो ना इसको, तो इसका कुदरत का विनाश होगा ही नहीं। इसलिए कुदरत का विनाश करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि जैसे मेरे घर पे मेहमान आए, मैंने कल मुर्गा लेके आओ तो 200-300 रुपया, तो ये रुपया नहीं होता तो मुर्गा का मैटर नहीं होता, ये रुपया नहीं होता तो पाड़े का मैटर नहीं होता, गेटे का मैटर नहीं होता, बकरे का मैटर नहीं होता, हम किसी का इंसान का मैटर नहीं करवा सकता है। आज जमीन जिस खरीदा है तो पैसा नहीं होता तो जमीन कैसे खरीदेगा?
तो सब इसके पीछे। इसलिए जिसने भी ये व्यवहार चलाया, पैसों का लेन देन चलाया, ठीक है, तो अब पैसों का लेन देन चलाया, जिसने चलाया वही मतलब उसको मतलब खत्म कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मालिक का व्यवहार ऊपर आ रहा है और बेरहमी व्यवहार नीचे दब रहा है। कहने का जिसने मतलब चलाया वही और बंद करेगा इसको। यस, जिसने दादा ने कहा है ना कि जिसने कांटे बोए हैं ना वही साफ करेगा ना, हम थोड़ी साफ करेंगे। इसलिए मालिक का बगीचा उजड़ किया है, इसलिए इन्होंने वापस मालिक का बगीचा वापस है जैसा बिना करके देना है। इसलिए ये कहते हैं कि ये जमीन रिजर्व है, ये जमीन वो है, ये जमीन वो है। तो मैंने एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये पूछा कि तुम ये सभी पूरा जमीन है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको रिजर्व कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, रहस्य क्या है, क्या करना चाहते हो। तो एक उदयपुर के जो एक डीओपो ने मुझे ये बताया था कि वापस हमको गवर्नमेंट को सौंपनी है। क्या बोला, गवर्नमेंट को सौंपनी है। तब मुझे के समझ में आया कि मतलब ये गवर्नमेंट को वापस सौंपनी है, ये जमीन आपकी है और आप ले लो, ठीक है। इसलिए ये मेरे लोग जो मतलब ये कब्जा कर रहे हैं ना दिनों दिन, रिजर्व करके आप सौंपनी है ये बात। ठीक है।